नमस्कार, आज है 1 जून और दिन है गुरुवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद बोले, मोहब्बत का पैगाम बहाना है, मकसद नफरत का बाजार फैलाना है। मणिपुर हिंसा की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज सीबीआई करेगी। शाह बोले, कल से सर्च ऑपरेशन, हथियार मिले तो सख्त एक्शन। आईपीएस अफसर राजीव सिंह होंगे नए डीजीपी। फिल्म द केरल स्टोरी पर नसीरुद्दीन शाह के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। बोले, देश में अभिव्यक्ति की आजादी तभी तो कोई बोल पा रहा है। भारत दौरे पर नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल भारत के बीच तेजी से बनेगा रामायण सर्किट। बोले पीएम मोदी, रिश्ते हिट से सुपर हिट बनाएंगे। जेट फ्यूल के प्राइस में पिछले 3 महीनों के भीतर 20.5% की कटौती। बावजूद इसके आसमान में एयर टिकटों के दाम, यात्री परेशान। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। जानेंगे जेट फ्यूल में छूट, फिर भी क्या वाकई में हो रही है टिकट में लूट। आरबीआई ने शुरू किया 100 डेज 100 पेज अभियान। हर बैंक में पड़े अनक्लेम डिपॉजिट का होगा निपटारा। जी बिजनेस इस मुद्दे को उठा चुका है प्रमुखता से। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। जानेंगे अनक्लेम डिपॉजिट्स में पड़ा पैसा कैसे जल्द आएगा वापस। और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। अगर आप हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले टिकट के दाम जरूर देख लीजिए। हो सकता है कि टिकट की प्राइस देखकर आपका इरादा बदल जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स का किराया आसमान पर है। खास तौर से अगर आप कुछ खास रूट्स पर हैं और 24 घंटे पहले उसको बुक करा रहे हैं तो आपको कई बार ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ दिल्ली में जेट फ्यूल यानी कि एटीएफ के दाम एक बार फिर से कम किए गए हैं। आज से नए रेट जारी हुए और उसमें बदलाव किया गया। दिल्ली में जेट फ्यूल 89,303 रुपए प्रति किलो लीटर हो चुका है। इससे पहले जेट फ्यूल की कीमत 95,935 के रुपए प्रति किलो लीटर के आसपास थी। इसका मतलब यह है कि 6,632 रुपए प्रति किलो लीटर की कमी आई है। यही नहीं, मुंबई में एटीएफ प्राइस 83,413 रुपए प्रति किलो लीटर। चेन्नई में एटीएफ प्राइस जो है वो 93,041.33 रुपए प्रति किलो लीटर हो चुका है। इस कटौती से एयरलाइंस इंडस्ट्रीज को पिछले 3 महीनों में अगर आप देखें तो 20% से ज्यादा की राहत मिली है। यानी कि जो जेट फ्यूल की प्राइसेस हैं वो एयरलाइंस के लिए लगभग 20% के आसपास सस्ती हुई हैं। लेकिन एयरलाइंस इंडस्ट्रीज ग्राहकों को राहत देने की बजाय कुछ रूट्स पर वापस पैसे बढ़ा रही है। घरेलू उड़ानों का टिकट प्राइस इंटरनेशनल फ्लाइट से भी ज्यादा हो गया है कई रूट्स पर। आज कुछ यात्रियों को फिर इसी तरह से हाई जो प्राइस है टिकट्स का वो सामना करना पड़ा। और खास तौर से नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए सबसे ज्यादा इसी तरह के पैसे दिए गए। तो कुल मिला के ये जो प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आम लोगों का सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब एटीएफ प्राइसेस में आप कमज़ोरी देख रहे हैं, जब कंपनीज को जेट फ्यूल सस्ते दामों पर मिल रहा है, तो वो एक आम कंज्यूमर को पास ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान धीरज माथुर साहब जुड़ चुके हैं। पूर्व पार्टनर हैं एयरोस्पेस एंड डिफेंस PwC इंडिया के। धीरज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं परवेज दमानिया सर, जो कि फाउंडर हैं दमानिया एयरवेज के और जाने माने एविएशन एक्सपर्ट भी हैं। परवेज सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माथुर सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा।
ये कितनी जायज डिमांड है सर एक आम कंज्यूमर की कि आपको तो एटीएफ सस्ता मिल रहा है, 3 महीने में 20% दाम कम हो गए, लेकिन वो पास ऑन नहीं हो पा रहे। जी हाँ, वो मेरे को नहीं लगता वो होगा भी, क्योंकि आप देखिए ये निरंतर इस पिछले 3-4 महीनों में एटीएफ के दाम कम होते रहे हैं। पर दूसरी तरफ क्या हुआ, गो फर्स्ट जो है वो ग्राउंड हो गई है, तो करीब 30-35 हज़ार की जो सीट्स थी डेली वो अब निकल गई हैं। और उसके कारण हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में जब से ये गो एयर का या गो फर्स्ट का जो की समस्याएं शुरू हुई हैं, तो एयर फेयर्स में काफ़ी भयंकर बढ़ोतरी हुई है। तो मुझको नहीं लगता कि ये जो कटौती आज हुई है इससे एयर फेयर्स में कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में इतना अब गैप शुरू से ही था और वो गो एयर के ग्राउंड हो जाने के बाद और बढ़ गया है। और ये मौका है मेरे ख्याल से एयरलाइंस का थोड़ा कुछ मुनाफा कमाने का, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एयर फेयर्स में कोई कमी आएगी। बट सर यही तो फिर एक कंज्यूमर के लिए तो बहुत दिक्कत की बात है ना सर, कि कोई मुनाफा कमाने के लिए कंज्यूमर पर बोझ डाले। और दूसरा, हम बार बार ये कहते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री को जिसने इतने झटके सह लिए हैं, अगर इसका दायरा बढ़ाना है तो इसको कंज्यूमर फ्रेंडली होना पड़ेगा, और कंज्यूमर फ्रेंडली होने के लिए आपको कंज्यूमर के पॉकेट फ्रेंडली बनना पड़ेगा। तो सर इसमें तो कहीं सुनवाई हो नहीं रही है कंज्यूमर की, अल्टीमेटली तो इसका धक्का लगेगा वापस एयरलाइंस को ही सर। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है इनको? देखिए जी आपका कहना सही है, पर देखिए परवेज सर मैं आपके पास आऊंगा, मैं जरा माथुर सर से इसी को एक बैक टू बैक दूसरा सवाल था मेरा। माथुर सर जी, तो मेरा ये कहना है कि देखिए आप एयरलाइंस की दृष्टि से आप परिप्रेक्ष्य से सोचिए, जो दिल्ली बॉम्बे कल तक मान लीजिए 10,000 का था, आज अगर उनको 15,000 पे लोग खरीदने को तैयार हैं टिकट, और उनकी फ्लाइट फुल जा रही है, तो वो काहे को कम करेंगे ना। जो आपने बात कही कि कंज्यूमर का जहाँ तक दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य है, बिल्कुल सही है। अगर हमें हवाई उड़ान का दायरा बढ़ाना है तो हमें उस कंज्यूमर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। परंतु बात यह है कि आज की तारीख में जितनी हमारी कैपेसिटी है, ओवरऑल कैपेसिटी, और मैं जब कैपेसिटी का मैं जिक्र कर रहा हूँ तो ना केवल एयरलाइंस और सीट्स, पैसेंजर सीट्स की बात कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। चाहे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ग्राउंड हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब तक सप्लाई और डिमांड में गैप रहेगा, ये स्थिति निरंतर बार बार उत्पन्न होगी कि अगर कोई कहीं पर ब्लिप हो गया सप्लाई में तो एकदम से एयरफेयर बढ़ेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक जिसको कहते हैं ग्रोइंग मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक है। अभी हम मैच्योर्ड मार्केट नहीं हुए, क्योंकि अभी हमारी जो फैलाव है वो बहुत सीमित है। जो भारत की आबादी अगर आप देखें उसके हिसाब से करीब 4-5% ही लोग हवाई यात्रा करते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हवाई चप्पल में भी हवाई जहाज पे बैठे, तो और उस ओर काफी कुछ कदम बढ़ाए हैं सरकार ने। एब्सोल्युटली सर, मैं सर यही कह रहा था कि एक तरफ आप नए वर्ग को जोड़ना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम ग्रोथ के बावजूद एविएशन से अभी भी बहुत ज्यादा लोग जुड़े नहीं हैं। सरकार की उड़ान परियोजना यही थी कि कनेक्टिविटी बढ़े, आम आदमी उसमें चढ़े। हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में तभी तो जाएगा सर जब उसको आप वैसा माहौल दे पाएंगे। तो अगर आपको दायरे को बढ़ाना है, वर्ग को बढ़ाना है, तो लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आइए। आप छोटे छोटे मेजर्स अपना के कि जब लपक लो, जब मौका मिल रहा है आप तब जो अपना प्रॉफिट कवर कर लो। तो ये तो एक मैच्योर कंज्यूमरिज्म की बात छोड़ दीजिए, ये तो कारोबार करने का एक मैच्योर तरीका नहीं है। दमानिया साहब, आप अग्री करेंगे सर?
या देखिए, यहाँ तो एयरलाइंस को डबल फायदा हो गया। हम्म। एक तो जो पैसेंजर लोड गोएर का था वो पूरा आप पे आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपका अगर 90-80% पे चल रहा था लोड फैक्टर, सडनली आप 90-95% पे पहुंच गए क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं है। गोएर के सब पैसेंजर आपको डाइवर्ट हो गए। वो होने से ही फेयर्स इतने बढ़ गए। मुंबई दिल्ली तो एकदम एग्जॉर्बिटेंटली हाई हो गए, और जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है वो वेरी वेरी एक्सपेंसिव हो गए। और उस पे अगर गवर्नमेंट हैज डन, एयरलाइंस का हमेशा डिमांड था पहले से कि आप फ्यूल कम करो, फ्यूल कम करो। अगर गवर्नमेंट ने फ्यूल कम किया है तो जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है उनको दो फायदे हो गए। एक तो पूरा गोयर का लोड ऑफ पैसेंजर्स आपको मिल गए, और दूसरा फ्यूल कम होने से आपका फायदा बढ़ गया, क्योंकि एयरलाइन का सब पहले क्या एयरलाइन होते थे गवर्नमेंट के पास कि भाई अवर मेजर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज फ्यूल एंड फ्यूल प्राइस आर वेरी हाई। अगर गवर्नमेंट ने एयरलाइन सपोर्ट करने को फ्यूल कम किए हैं, तो मुझे लगता है एयरलाइन शुड आल्सो पे बैक एंड गिव द कंज्यूमर बाय रिड्यूसिंग द फेयर्स। एयरलाइन ने ये मौके का गोएर बंद हो जाने का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। फेयर्स इतने रेज नहीं करने चाहिए कि दमाने लोग सर, आपको लग दो रहा है बार कि कहीं सोचे ट्रैवल कहीं करने के पहले। कार्टलाइजेशन हुआ है सर? आपको लग रहा है? एक कार्टलाइजेशन तो आई कांट कमेंट ऑन ये हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन फेयर्स रिडिकुलसली बढ़ गए। इट हैज बिकम एब्सोल्युटली अनइकोनॉमिकल। माय मैं वाइफ इसलिए फ्लू टू। मैं सर इसलिए शंका जाहिर कर रहा हूं क्योंकि बिना किसी भेदभाव के सारी एयरलाइंस ने बढ़ाए हैं, तो ऐसा लग रहा है। और देखिए इन बात में देखिए कार्ट देखिए, ये तो क्या है, इट्स एन ऑटोमेटिक रिजर्वेशन सिस्टम। वो कार्टलाइजेशन नहीं हो के भी अगर पैसेंजर लोग 15, 17, 18, 20 हजार मुंबई दिल्ली का भर रहे हैं, तो व्हाई शुड द एयरलाइंस रिफ्यूज? आप कोई भी, आप अगर मेक माई ट्रिप पे जाओ, एक्सपीडिया पे जाओ, तो अगर एक 17,800 है तो एक 17,650 है। 100-200 रुपए का ही फर्क रहता है। ऐसा एक केस एक 17,000 है और दूसरा 12,000, ऐसा कभी रहता नहीं। तो एयरलाइंस मोरलेस अपने फेयर्स एकदम सिमिलर रखते, 1-2 टका आगे पीछे होता है। तो दैट मीन्स इट इज नॉट एयरलाइन ए, बी या सी, ऑल एयरलाइंस हैव गॉन अप ट्रेमेंडसली, और ऑल एयरलाइंस हैव बिकम वेरी 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 एक्सपेंसिव। एब्सोल्युटली सर, अभी लेकिन मुझे लगता है कंज्यूमर के जो तरह से आपने चल बिल्कुल रहा सही है। कहा। अभी अभी माथुर सर कह रहे थे कि अगर 20,000 रुपए का टिकट देने वाला ग्राहक उनके पास है और फ्लाइट फुल जा रही है तो वो कम क्यों करेंगे? हमारा तो करेक्ट, ये कहना करेक्ट। है हमारा तो ये कहना है सर, वो तो काश मौके का 20। पूरा फायदा उठा रहे। अब ये फायदा उठा रहे हैं आप, इसमें कोई आपको कुछ करेक्ट, बोल। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, यानी कि मनमानी चल रही है आपकी, आपको कुछ कोई बोल नहीं पाता है क्या? जब आप 20,000 का फ्लाइट का किराया दे रहे हैं तो उसमें आपने कोई सुविधाओं में इजाफा किया? आपने क्या नहीं, कुछ नहीं, बेहतर? कोई चेंज नहीं, कोई चेंज उसमें नहीं कोई है। चेंज नहीं। आपका पैसे, लगेज कॉस्ट सेम है, आपका हैंडलिंग सेम है, एवरीथिंग। एब्सोल्युटली, देयर इज नो एब्सोल्युटली। डिफरेंस इन आप सर्विस और परफॉर्मेंस। बिल्कुल आपके आपके कर्मचारी उसी अंदाज में लोगों को हैंडल करेंगे। कई कई दफा हमने मिसबिहेव देखा है उनके लोगों के पगार भी साथ। सेम रह गए, उनके सैलरी। देखिए, मुझे लग रहा है अभी प्रॉब्लम क्या है, मुझे लग रहा है गो एयर वापस जल्दी चालू होने वाला है। तो अगेन जो गो एयर के 60 एयरक्राफ्ट से वन टाइम, तो वो अभी मुझे नहीं लगता ये फेयर्स कम होने वाले, क्योंकि गो एयर का पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू माय कॉमन सेंस इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टार्ट। So till substantial aircrafts come, substantial capacity build-up occurs, और ये इतने फ्लीट पे इतने पैसेंजर उड़ना चालू रहेंगे, तो अपने को एकदम एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि अभी ये फेयर्स महंगे, ये फेयर्स महंगे रहेंगे। ऑल राइट सर, एटलीस्ट ऑन द मेन बिजनेस रूट ये फेयर कम नहीं होने वाले। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो इंटरफेरेंस होना चाहिए सर। माथुर सर, आप बड़े महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं भारत सरकार के साथ सर। सर, क्या इसमें कोई सरकार का इंटरवेंशन हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि क्योंकि एक तरफ लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई लगातार हो रही है सर। ऐसे में अगर जो बुनियादी चीजें हैं, जो आपका एयर फेयर, आपका आना जाना हवाई जहाज से, ये आपकी बेसिक नेसेसिटी में जुड़ चुका है, तो अगर आप वहां पर अगर आप कहीं कंज्यूमर को राहत देने के लिए क्या कुछ सरकार कर सकती है, या सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं सर? एक्चुअली इसका जो शॉर्ट आंसर है वो यही है कि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने एक सैद्धांतिक वो फैसला लिया है
कि हम मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सप्लाई और डिमांड की जो फोर्सेस हैं उसमें हम इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अभी आपको याद होगा कुछ महीनों पहले हमारे माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी यही कहा था और उनके सेक्रेटरी ने भी यही बात दोहराई थी। और गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप ज़रूर किया था कोविड के टाइम पे, जब फेयर कैप्स एंड सीलिंग्स लगाए थे, सीलिंग्स एंड फ्लोर्स लगाए थे। बट उसके बाद उन्होंने वो हटा दिए और उसके बाद कहा कि भाई अब हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और वैसे देखा जाए करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक पहलू तो जो हम अभी तक बात कर रहे थे बिल्कुल जायज़ है कि जहाँ तक कि ग्राहक का सवाल है कि दाम इतने बढ़ रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ देखा जाए ये देखिए ये एक उद्योग होगा जो विमानन का कि जिसमें एयरलाइंस को छोड़ के सब लोग मुनाफा कमाते हैं, चाहे ग्राउंड हैंडलिंग हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, चाहे टिकटिंग एजेंसीज हो, एवरीबडी मेक्स मनी एक्सेप्ट फॉर द एयरलाइंस। और हमने ये देखा भी है कि पिछले 10, 15, 20 सालों में नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर सोच ये है सर, अगर सर सोच ये है कि सब लोग पैसा बना रहे हैं, बेचारी एयरलाइंस वाले नहीं कमा रहे हैं और इसलिए एयरलाइंस को छूट दे दी जाए कि वो अनाप शनाप किराए में वो कर ले, तो फिर तो आम आदमी की फिर सुनवाई कहाँ होगी सर? और सिर्फ अभी की बात नहीं है सर। 2013-14 का संकट, 2018-19 का संकट, उसके बाद एक और एयरलाइंस डूब गई। आपके 10 साल के अंदर 3-3, 4-4 एयरलाइंस रातों रात चली जाती हैं। कंज्यूमर का पैसा नहीं आता है, कंज्यूमर का पैसा वापस लौटने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो अगर ये है सर एविएशन की ग्रोथ स्टोरी, तो फिर एक आम आदमी क्यों बिलीव करेगा इस ग्रोथ स्टोरी पे सर? नहीं, देखिए मुझे क्या लगता है, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं मानता हूं। जी, मेरा माथुर सर से सवाल था सर। दमानिया सर आ रहा हूं आपके पास। माथुर सर जी, नहीं देखिए ऐसा है कि ग्रोथ स्टोरी तो है। आप अगर आप पैसेंजर ट्रैफिक की ग्रोथ को देखें, वो बढ़ रहा है। जो दाम है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी भी तो बढ़ रही है, लोगों की जो आमदनी है वो बढ़ रही है, लोगों की प्रॉस्पेरिटी लेवल, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं और डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है। इसलिए तो लोग 20,000 का टिकट खरीद पा रहे हैं। कोई अपनी जमीन बेच के थोड़ा खरीदेगा टिकट। बट सर आप जैसे हेल्थ केयर है, वो एक ऐसा सेक्टर है कि बट सर एयरलाइंस कंपनी ये तय नहीं कर सकती है सर। एयरलाइंस कंपनी ये कैसे तय करेगी कि कोई आदमी 20,000 का टिकट खरीद रहा है तो उसके पास लग्जरी है? ये भी तो हो सकता है सर उसकी मजबूरी है, उसको हर हाल में पहुंचना है, उसको समय बचाना है अपना। आप कैसे तय करेंगे कि उसकी वो लग्जरी हो गई है क्योंकि वो कमा रहा है, उसके पास ज्यादा पैसा आ गया? देखिए बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, अभी गोयर की भी प्रॉब्लम वित्तीय थी जी, जेट की भी प्रॉब्लम फाइनेंशियल थी, किंगफिशर की भी प्रॉब्लम फाइनेंशियल थी। तो द पॉइंट इज, जो मैंने बात कही थी कि ये जो इंडस्ट्री है इसके जो कैपिटल कॉस्ट हैं बहुत हाई है। इसके जो क्यों एयरलाइंस बैठती हैं, एक तो इनके अधिकांश ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में होते हैं, चाहे लीज रेंट हुआ, ETF हुआ, तो फॉरेन एक्सचेंज में वॉलेटिलिटी होती है। फिर ATF के प्राइसेस बहुत हाई रहे हैं इंडिया में, आज भी इस कटौती के बाद भी इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइस ATF मार्केट्स इन द वर्ल्ड। जो एक्साइज वगैरह 30% तक है, कुछ स्टेट्स ने 0 भी कर दिया है, 1% भी कर दिया है, पर अभी भी दिस ATF इज द हाईएस्ट इन इंडिया एंड दैट इज 40% ऑफ देयर ऑपरेशनल कॉस्ट। सो नाउ द पॉइंट इज, नहीं देखिए, we have to also understand the economics of it। बिल्कुल थोड़ा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि एविएशन का इतना जटिल अर्थशास्त्र है कि ये मजबूरी एक तरह से एयरलाइंस की हो जाती है। दमानिया साहब आपका क्लोजिंग मैं लेना चाहूंगा। हाँ, एक लास्ट पॉइंट इसमें। अच्छा माथुर साहब ऐड कर लीजिए अपना पॉइंट। यस सर, बट जस्ट वन लास्ट पॉइंट। जैसे मैंने सबसे पहले कहा था कि जब हम सप्लाई और डिमांड देखते हैं तो सप्लाई और डिमांड एक लेवल है, बहुत बेसिक लेवल ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड पैसेंजर्स। ठीक सर। उसके बाद हम देखते हैं जो, बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड इज व्हाट डिटरमिन्स प्राइसेस, एंड दैट व्हेन आई टॉक अबाउट सप्लाई आई एम टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, द प्राइसिंग ऑफ रेंटल्स एंड सो ऑन। जब तक हम वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर
हाँ create बिल्कुल, नहीं अगेन करेंगे, अगेन वही low अगेन cost अगेन यहीं पे तो मैं infrastructure मैं नहीं कर मैं इसी पाएंगे। को तो कह रहा था कि कई क्या गवर्नमेंट चाहे वो एविएशन सेक्टर को अपनी तरफ से अतिरिक्त सहूलियत दे, लेकिन वो फायदा कम से कम आना चाहिए। अगर एयरलाइंस को भी सब चीजें नहीं पड़ रही हैं तो सरकार को कहीं तो इंटरफेयर करना पड़ेगा। दमानिया साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स सर, कुछ देखिए, कैप तो लगना चाहिए। On the देखिए supply side- देखिए हर एक आदमी, जस्ट लेट मी से फ्यू वर्ड्स, देखिए हर एक आदमी कोई बिजनेस ट्रिप के लिए नहीं जा रहा है, या हर एक आदमी का टिकट कंपनी नहीं खरीद रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग फॉर फ्यूनरल्स, वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, हॉलिडेज, एब्सोल्युटली तो उनका तो पूरा इकोनॉमिक्स खराब हो जाता है। जिसने सोचा था कि भाई मेरा मुंबई दिल्ली 8,000 का टिकट रहेगा, आज अगर वो 20,000 हुआ तो पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाते हैं। और दूसरा एक बात बोलो कि इवन इफ द गवर्नमेंट सेज दिस इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, अप टू सर्टेन एक्सटेंट द एयरलाइंस themselves should regulate themselves। देखिए यहाँ सेल्फ रेगुलेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे फेयर स्ट्रक्चर, लेकिन अगर आप खींच सके उतना खींचते ही जाओ, खींचते ही जाओ, खींचते ही जाओ, ये सही नहीं। वी रिसेंटली माय फैमिली बॉट अ टिकट मुंबई देहरादून 27,000 रुपीज इकोनॉमी क्लास टिकट। एब्सोल्युटली अभी ये तो एकदम ज्यादा ही हो गए। देखिए, तो और मुझे सबसे लगता है कि बिल्कुल दमानिया साहब airline आपने सही कहा, सबसे बड़ी मजबूरी ये हो जाती है कि आदमी ये सोचता है कि दिल्ली मुंबई जैसे रूट पे तो मेरे को 4,000 3,000 का टिकट मिल ही जाएगा, तो वो ट्रेन का टिकट नहीं कराता है समय पे। वो ये सोचता है कि उस समय मिल जाएगा मुझे। अब ट्रेन का टिकट नहीं कराया, अब रिजर्वेशन नहीं मिला है, अब मजबूरी है, अब जाना है तो मजबूरी है। तो ये एक थोड़ा सा ओवरऑल समझना पड़ेगा एविएशन इंडस्ट्री को भी और सरकार को भी। कोविड के टाइम पर सरकार ने टिकट्स पे कैपिंग की और उसको फॉलो किया, उसको फॉलो किया और ऊपर भी रखा। हाँ, आप प्रॉफिट कमाइए, कोई बात नहीं, वो कैप तो लगा दीजिए। 12,000 से आप देखिए रेंज कितनी है, 12,000 से 30,000। एक एयरलाइन का 12,000 है मैक्सिमम, दूसरे का 30,000 है, और सारी इकोनॉमी है। तो आपको कम से कम एक कैप लगा के जरूर आना पड़ेगा। सरकार चाहे तो इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन कंज्यूमर के हित में एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और खास तौर से जब आपका 20% एयर ट्रैफिक एटीएफ जो है वो कम कर दिया, आपका जेट फ्यूल को कम कर दिया है, तो उस वक्त तो सवाल उठाएगा कंज्यूमर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। धीरज माथुर सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। परवेज दमानिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थी आज की हमारी पहली कवर स्टोरी। जी बिजनेस ने हमेशा निवेशकों के हितों की बात उठाई है और हमारी बात सरकार और रेगुलेटर्स बखूबी सुनते भी हैं। देश के बैंकों में निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए के जो पड़े हुए हैं पैसे अनक्लेम, इसके मुद्दे को हमने लगातार प्रमुखता के साथ उठाया और अब भारतीय रिजर्व बैंक इनके असली दावेदारों का पता लगाने के लिए आज से एक खास मुहिम शुरू कर चुका है। 100 डेज 100 पेज नाम के ये मुहिम है, ये शुरुआत हो चुकी है इसकी। इसका मकसद बैंकों में जमा अनक्लेम्ड फंड को उसके सही मालिक के पास पहुंचाना है। केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों से 100 दिन के भीतर हर जिले में टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने और उसे सेटल करने को कहा है, और यही है 100 डेज 100 पेज मुहिम। जी बिजनेस लगातार इस मुहिम को चला रहा था। इस अभियान से उन लोगों को खास फायदा होगा जिनका अपना या अपने किसी रिश्तेदार का कोई पुराना बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है, इसमें उनके पैसे सालों से पड़े हुए हैं और उनका कोई वारिस मिल नहीं रहा है, या वारिस सामने है दिख रहा है लेकिन वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। दरअसल आरबीआई बैंकों में पड़े अनक्लेम डिपॉजिट्स, यानी ऐसे पैसे जो अकाउंट्स में सालों से पड़े रहते हैं और उनके अकाउंट होल्डर्स का कोई पता नहीं है, इन अकाउंट्स में कोई एक्टिविटी भी नहीं होती है, इन डिपॉजिट्स को सही आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कई मर्तबा सोच भी रहा था। जी बिजनेस ने भी ये बात सरकार तक पहुंचाई, बैंकों तक पहुंचाई, और उसके बाद ये मुहिम और तेज हुई कि कैसे इनको सेटल किया जाए। 100 डेज 100 पेज अभियान के तहत यही अब बात होगी कि कैसे इनको सही हकदार तक पहुंचाया जाए। अगर आप देखें कि कितना कहां पड़ा हुआ है, तो रिपोर्ट्स जो बताती हैं फरवरी 2023 में आरबीआई को बैंकों ने लगभग 35,000 करोड़ रुपए वापस किए जो उनके पास अनक्लेम्ड पड़े हुए थे। ये उन्होंने आरबीआई में जाके दे दिए। ऐसे सेविंग्स और करंट अकाउंट्स में जिनमें 10 सालों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, या फिर ऐसे फिक्स्ड या रिकरिंग डिपॉजिट जिसे मैच्योरिटी के 10 सालों के अंदर क्लेम नहीं किया गया है, वो अनक्लेम डिपॉजिट में आ जाते हैं। तो कुल मिला के 10 साल से अगर उसमें कोई हलचल नहीं है और अता पता नहीं है अकाउंट होल्डर का, तो वो अनक्लेम डिपॉजिट में चला जाता है।
बैंकों को यह अमाउंट आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में भेजना होता है। अगर आपका भी कोई पुराना बैंक अकाउंट है, एफडी, आरडी अकाउंट है, आपके किसी रिश्तेदार का है, पूर्वजों का है, तो सालों से ही अगर ये पड़ा हुआ है और इनएक्टिव हो चुका है, तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है क्लेम करने का। या फिर अगर आपके परिवार में किसी सदस्य का कोई अकाउंट पड़ा हुआ है, तो बतौर नॉमिनी या सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ भी इसे क्लेम किया जा सकता है। इसके पहले आपको बैंक की ओर से जारी की गई लिस्ट चेक करनी होगी। अगर लिस्ट में नाम है तो आपको नॉमिनेशन प्रूफ, सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक में जाना होगा, फॉर्म भरना होगा, ये पैसे क्लेम करने होंगे। अब जान लीजिए कि अनक्लेम डिपॉजिट कैसे चेक करना है आपको। तो आरबीआई के 100 डेज 100 पेज अभियान के तहत बैंकों को इनएक्टिव अकाउंट और की लिस्ट जारी करनी होगी। इसमें नाम और एड्रेस भी होगा। आपको जिस बैंक में चेक करना है उसकी वेबसाइट पर जाकर लिस्ट चेक करना है, आपको नाम देखना है, नाम है या नहीं है ये कंफर्म हो जाए, उसके बाद आपको अपना या किसी रिश्तेदार का नाम उसमें मिलान हो जाता है तो उस बैंक के करीबी ब्रांच पर आपको जाना है, क्लेम फॉर्म भरना है, सबमिट करना है और जरूरी दस्तावेज भी आपको ले जाने होंगे। केवाईसी भी थोड़ा करेगा बैंक, क्योंकि जैसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही थी कि ये मसला नहीं है कि सरकार ने कहा कि आइन का पैसा दे दीजिए तो वो आपको मिल जाएगा। नहीं, उसकी प्रक्रिया होती है। आपको बताना होगा कि आप सही हकदार हैं उसके या नहीं। बैंक आपकी खुद सहायता करेगा, लेकिन मिनिमम जो चीजें हैं उनको तो बैंक के समक्ष रखना ही होगा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, केवाईसी के लिए। अगर कोई रजिस्टर्ड नॉमिनी नहीं है या फिर रजिस्टर्ड नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती है तो जो उत्तराधिकारी है वो क्लेम कर सकता है, या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर प्रोबेट या नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। अगर क्लेम किया जाना वाला अमाउंट ज्यादा है तो बैंक आपसे इंडेमनिटी और परिवार के सदस्यों की एनओसी भी मांग सकता है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। सही हकदार तक पहुंचाने की ये मुहिम है। हमारी सहयोगी एकता सूरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो बताएंगी इस मुहिम के बारे में और क्या क्या तैयारी है। एकता, मुहिम तो शुरू हो चुकी है, कुछ वक्त भी लगेगा कि एग्जैक्टली किस तरह का रिस्पॉन्स इसमें है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, लेकिन फिलहाल क्योंकि आप इसको कवर कर रही हैं, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट ये मुहिम है? जी बिल्कुल दीपक, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुहिम है क्योंकि ये हर एक मेरे से, आपसे, हर एक आम नागरिक से जुड़ी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो जमा करता है वो अपना एड्रेस बदल लेता है, या कभी कभार 10 साल तक वो जो अकाउंट है वो अगर डोरमेंट है तो वो अनक्लेम डिपॉजिट में चला जाता है। एफडी कोई क्लेम नहीं करता, पॉलिसी का नॉमिनी नहीं होता, शेयर्स का नॉमिनी नहीं होता। तो ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स बहुत से होते हैं जो नॉमिनी ना होने की वजह से, पता बदलने की वजह से, या जिसका खाता है वही क्लेम नहीं कर रहा, डोरमेंट बन जाते हैं। और कभी कभार अगर जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो परिवार वालों को भी नहीं पता होता कि ये एक डिपॉजिट है या फाइनेंशियल एसेट है जो फैमिली मेंबर के नाम पर है। ऐसे में आरबीआई की ये मुहिम जो है बहुत हर एक बंदे के लिए, हर एक नागरिक के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि बैंक्स यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वो ऑन ग्राउंड जाकर टीम्स भेजने वाले हैं। जो भी डिपॉजिट अकाउंट के जो सेविंग्स अकाउंट में एड्रेसेस हैं वहां जाकर वो लोगों को ढूंढने वाले हैं। कभी कभार अगर पता बदल लिया है किसी ने तो आसपास के लोगों से पूछने वाले हैं कि ये इंसान कहाँ रहता है, और अगर वो इंसान ट्रेस हो रहा है, उसकी फैमिली ट्रेस हो रही है और लीगैलिटी सारी सॉल्व हो रही है, तो वो जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो सही वारिस तक पहुंचने वाला है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एड्रेसेस की। इसके अलावा ईमेल आईडीज हैं, वहां पर मेल्स भेजी जाएंगी, फोन नंबर्स कोई हैं उससे संपर्क साधा जाएगा। यानी कि जो भी डेटाबेस अवेलेबल है, अगर उस डेटाबेस से हर एक जिले के 100 बैंक 100 ऐसे वारिस ढूंढ रहे हैं, तो सोचिए हर एक बैंक अगर ऐसे ही 100 वारिस ढूंढ रहा है तो अनक्लेम डिपॉजिट राइटफुल लोगों तक पहुंचेगा। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, सबसे अहम ये बात है कि कोई भी फाइनेंशियल एसेट आप ले उसमें नॉमिनी जरूर डिक्लेयर करें, क्योंकि अभी आरबीआई की मुहिम है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी ये कहा है कि वो ऐसी मुहिम चलाते रहेंगे ताकि लोगों तक उनका अनक्लेम डिपॉजिट पहुंचे। क्योंकि फरवरी 2023 तक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने ही आरबीआई में
35,000 करोड़ का जो है अनक्लेम डिपॉजिट जमा करवाया था। ऐसे में आरबीआई चाहता है कि जो डिपॉजिटर्स एजुकेशन और अवेयरनेस फंड है उसमें पैसा आने की बजाय सही वारिस तक पहुंचे। तो ये जो मुहिम है, ये जो पहल है रेगुलेटर की, ये बहुत अहम है। ये पहली मुहिम है और हम आने वाले दिनों में ऐसी कई कैंपेन्स देख सकते हैं। दीपक, बिल्कुल। और जी बिजनेस की टीम भी लगातार इस पूरी मुहिम पर नजर बनाए रखेगी, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, आम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी उसके माध्यम से आप इस पूरी मुहिम का एक चेक भी देखेंगे और लगातार इसके फॉलोअप्स भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एकता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब दिन भर की बाकी खबरों के लिए देख लेते हैं टॉप न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमीशन मणिपुर हिंसा की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि सीबीआई भी हिंसा से जुड़े केस की जांच करेगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि मणिपुर के लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कल से सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, अगर किसी के पास हथियार मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर की गवर्नर की अध्यक्षता में शांति समिति बनाई जाएगी। 6 केस की जांच सीबीआई करेगी। इस बीच मणिपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस चीफ पी डोंगल को हटा दिया गया है, उनकी जगह राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। अब राजीव सिंह को मणिपुर का नया डीजीपी बनाया गया है। किंतु गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार देगी, 5 लाख केंद्र सरकार देगी। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत के लोकतंत्र को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं, सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। स्टैनफोर्ड में राहुल गांधी ने कहा कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ बोलने से उनकी संसद सदस्यता चली जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष संघर्ष कर रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक भारत में लोकतंत्र को लेकर रही है और कोई भी संस्था काम नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में संस्थाएं पूरी तरह से किसी और के हाथ में हैं और वो अपनी भूमिका नहीं निभा रही। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, विदेश जाकर विलाप करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोहब्बत का पैगाम बहाना है, बल्कि वो नफरत का बाजार फैलाना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो भारत के विकास के खिलाफ हैं। राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि राहुल मोदी के विकास के खिलाफ अविश्वास का बाजार फैलाते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। आज उन्होंने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संयुक्त रूप से रेलवे की कुर्था बीजलपुरा खंड की ई योजना का अनावरण किया। दोनों नेताओं ने बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास भी किया। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि 12 जून को नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी नेताओं को बुलाया है। संजय राउत ने कहा कि 2024 में परिवर्तन चाहने वाले सभी नेता आमंत्रित हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे और पवार साथ दिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट मोदी सरकार के 9 साल के काम की गवाही है। आपको बताएं कि मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा कि पिछले 1 दशक में भारत में तेजी से बदलाव हुए हैं। रिपोर्ट का हवाला देते हुए गोयल ने कहा कि देश ने ट्रांसपोर्ट, रेलवे, टेलीकॉम सहित तमाम क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति की है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि बैंकिंग सेक्टर मजबूत बना हुआ है और देश में तेज गति से आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। गोयल ने कहा कि भारत अगले 25 सालों में विकसित देश बनकर जरूर उभरेगा। आज भारत का कॉर्पोरेट टैक्स हमारे जितने अलग देश हमारे लेवल के हैं उनके साथ मेल खाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में अति आधुनिक जो विकसित देशों में होता है उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाहे वो हमारे हाईवेज हो, चाहे हमारे पोर्ट्स हो, हमारे एयरपोर्ट्स तो शायद दुनिया से बेहतर है। हमारी रेलवे की सुविधाओं हो, वंदे भारत जिस तेज गति से आज हर राज्य और हर डिस्ट्रिक्ट अपने एरिया के लिए वंदे भारत मांग रहे हैं। ब्रॉडबैंड के बारे में देखें तो आज हम गिने चुने उन देशों में से एक है जहां 4G तो देश के कोने कोने तक पहुंचा ही है।
अब कई शहरों में 5G भी शुरू हो गया कि आज जो विश्वास बना है भारत के ऊपर, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और भारत के उद्योग जगत में जो आत्मविश्वास बना है, जो 3Ds डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और यंग पॉपुलेशन और डिमांड, ये 3Ds को आगे लेके अब भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना है और आगे के दिनों में अगले 25 वर्ष में हम एक विकसित देश के रूप में उभरेंगे। सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका साथ लेके इस देश में सबका विकास हो। जीडीपी के ताजा आंकड़ों को लेकर चौतरफा उत्साह की स्थिति है। एनएसी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान का कहना है कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि तरक्की की गाड़ी अब तेज हो रही है। पिछले 11 महीने की तुलना में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व भी अब हमारे पास है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगला साल भी करीब सभी लोग आज इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 6.5% से ऊपर हमारा ग्रोथ जाने की संभावना है अगले साल में 2023-24 में। और जहां विश्व में एक परिस्थिति रिसेशन की निर्माण हुई है, उसमें मुझे लग रहा है कि भारत एक अच्छी राह लेकर के चल रहा है। लंबे समय बाद देश का बैंकिंग सेक्टर अच्छी स्थिति में पहुंचा है। बैंकों का मुनाफा तेजी से बढ़ रहा है और एनपीए में कमी दिख रही है, लेकिन बैंकों से डूबे कर्ज खरीदने वाली एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कहना है कि एयरलाइन, पावर, स्टेट हाईवे और रियल एस्टेट सेक्टर में स्ट्रेस बढ़ रहा है। जो स्मॉल एसेट्स का जो ट्रेंड है वो बेसिकली केस बाय केस है, अकाउंट बाय अकाउंट नहीं बिकता। वो नॉर्मली उसको पोर्टफोलियो में डाल के उसको वीज़ा सोल्ड टू दी एआरसीज। ये ट्रेंड आपका पिकअप कर रहा है। रिटेल में पहले भी हो रहा था, अब ये एमएसएमई में शुरू हो गया है। एमएसएमई में स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है बिकॉज अब उनकी लेवरेजिंग थोड़ी सी हाई हो गई है, जिससे कि उनका कैश फ्लो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है उस लेवरेजिंग को, उस ओब्लिगेशन को सर्विस करने के लिए, जिसके वजह से उसमें स्ट्रेस आ रहा है। और ये एआरसीज को एक सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है टू बेसिकली बिल्डअप देयर पोर्टफोलियो और दी एयूएन। आपका रियल एस्टेट में स्ट्रेस थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा है, जिस जो एआरसीज परचेज कर रही हैं, दीज आर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। रिटेल में मेनली आपका अनसिक्योर्ड में अभी बहुत सारे सेल्स हो रहे हैं। ग्रेजुअली लगता है हमें कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपका सिक्योर्ड में आएगा, क्योंकि विद द इंक्रीज इन द पॉलिसी रेट एंड इंक्रीज इन द बैंक रेट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट it may go beyond the repaying capacity of the individual borrowers. रेलवे केटरिंग सर्विस को सुधारने को लेकर गंभीर दिख रहा है। रेलवे की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में केटरिंग सेवाओं को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में क्या निकला, जानते हैं संवाददाता अमरीश पांडे से। अमरीश, हमने रेलवे की केटरिंग सर्विस को लेकर पूरी मुहिम चलाई, वेंडर ज्यादा कीमत वसूल रहे थे, उसके बाद मंत्रालय तक पहुंचाई। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आज की बैठक में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। देखिए दीपक, जब हमने खबर चलाई थी तो उसका पहला इम्पैक्ट हमको दिखा था आईआरसीटीसी की तरफ से, जहां उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। इसके अलावा कई सारी ऐसी टोलियां बनाकर 10 अलग अलग रूट्स पर अलग अलग ट्रेनों में उनको भेजा भी गया था। इसके साथ साथ जो उनके वेंडर्स हैं उन सबको एक नोटिस भी भेजा गया था कि अगर ऐसी कोई खामी पाई जाती है या फिर ओवर चार्जिंग की दोबारा कोई शिकायत मिलती है तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, यहाँ तक कि उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। अब उस क्रम में रेलवे ने एक और कदम आगे बढ़ाया है और जी बिजनेस का इसको हम एक बड़ा इम्पैक्ट कह सकते हैं, जहां रेलवे की जो कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक हुई थी रेल मंत्री की अध्यक्षता में, उसमें साफ तौर पर 2 ही एजेंडे थे और जो सबसे बड़ा एजेंडा जिसपे कि सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ था वो केटरिंग सेवा ही थी। उस सेवा में 4 पॉइंट्स हमने उठाए थे, यानी कि ओवर चार्जिंग,
खराब क्वालिटी, इसके अलावा जो यात्रियों से थोड़ी बदतमीजी, इसके अलावा पैसे जो छुट्टे पैसे नहीं देकर या फिर जानबूझकर बिल को मना करना, इस तरह की जो समस्या थी इस पर ज्यादा फोकस हुआ है। और रेलवे ये जो चर्चा हुई है उसमें एक जो अहम बिंदु निकल के ये कहा गया है कि अगले 3 महीने के दौरान एक वृहद रिपोर्ट तैयार होगी और जो पूरी केटरिंग व्यवस्था है उसमें एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन ये बड़ा बदलाव होगा कैसे अगर आप रूट्स पर अगर आप औचक निरीक्षण नहीं बढ़ाएंगे। जैसे हमारे उस दिन आईआरसीटीसी के अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े थे, पूरा तफसील से उन्होंने हमारे सवालों का जवाब भी दिया, हमें ये आश्वस्त भी किया था कि हम आपकी खबर चलाने के बाद इस पर काम करेंगे। अच्छी बात है, रेलवे ने इस पर मीटिंग की है, लेकिन जब तक आप औचक निरीक्षण नहीं बताएंगे, जब तक आप सुओ मोटो संज्ञान में नहीं लेंगे मामलों को, जब तक आप सोशल मीडिया पर जो शिकायतें आ रही हैं, हम लोग जो शिकायतें उठा रहे हैं उनको गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक आपको वस्तु स्थिति का पता कैसे चलेगा। तो इस मॉनिटरिंग को बढ़ाने की कोई बात हुई है? जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग को बढ़ाने की बात, क्योंकि जैसे हमें जानकारी मिली कि बैठक में ये एजेंडा रखा गया है, हमने तत्काल प्रभाव से कोशिश की संपर्क करने की रेलवे मंत्रालय से, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की मॉनिटरिंग वो रेगुलर बेसिस पे करते आ रहे हैं। अब चूंकि लगातार ये समस्या बढ़ रही है, इसकी शिकायतें उनको जैसे कि हमने उनको बताया, इसके साथ साथ सोशल मीडिया से भी मिल रही है, तो अब उन्होंने औचक निरीक्षण का जो कार्यक्रम है उसको और बढ़ा दिया है। विशेष तौर पे प्लान करके छुट्टियों के इस सीजन में, यानी कि मई, जून और जुलाई, यानी कि जब लोग घर जाते हैं, इसके अलावा जब लोग घरों से वापस लौट रहे होते हैं अपने अपने काम की तरफ, उस पूरे सीजन के दौरान ये जो मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है उसको और ज्यादा गहन किया जाएगा। छोटी छोटी कई सारी टीमें बनाई गई हैं जो कि छोटे छोटे रेलवे स्टेशन से गुजरेंगी। बड़े स्टेशन पे ये माना जाता है कि वहां पर लोग या तो अलर्ट रहते हैं या फिर जानकार होते हैं, लेकिन छोटे जगहों पे लोगों को जानकारी नहीं होती। इसके अलावा जो स्टाफ होता है या फिर जो वेंडर्स होते हैं वो अपनी खुराफात कर सकते हैं, तो इसलिए जो टीमें होंगी वो छोटे स्टेशनों से शुरुआत करेंगी, और जो बड़े स्टेशन है उनसे पहले के जो छोटे स्टेशन है वहां तक जाके जांच खत्म की जाएगी। तो कुल मिलाकर मॉनिटरिंग बढ़ाने की बात कही गई है साफ तौर पर। इसके साथ साथ एक बड़ा बदलाव इस पूरी प्रक्रिया में होगा ताकि लोगों को साफ सुथरा अच्छा खाना सही कीमत पर मिल सके। बिल्कुल, और हमने आम यात्रियों की आवाज उठाई, हमें बड़ी खुशी है कि इस पर एक्शन भी दिख रहा है। और जिस दिन ये ओवरचार्जिंग का मसला, क्वालिटी का मसला, ग्राहकों यात्रियों से बदतमीजी का मसला जिस दिन पूरी तरह से ठीक हो गया, ये पूरे देश के हित में होगा, रेलवे के हित में होगा, और उस दिन वाकई में असली जो इंसाफ है वो आम यात्रियों को मिलेगा। बहरहाल हमें खुशी है कि हमारी इस खबर पर एक्शन जारी है, इसका फॉलोअप भी लेंगे। जब तक रियल एक्शन ग्राउंड पर नहीं दिखा तब तक इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। सरकार के कोयला उत्पादन और एक्सपोर्ट को लेकर क्या योजनाएं हैं और कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर सरकार क्या सोच रही है, ऐसे कई मुद्दों पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। सर, मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं सर, और यदि सर आप ही के विभाग की यदि बात करें, स्पेशली कोल की यदि हम बात करें, तो पिछले 9 सालों में सर प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो सर ये तो 9 सालों की बात हुई, लेकिन सर 2003 तक यदि प्रोडक्शन कंजम्पशन का यदि हम आपसे यदि आउटलुक लेना चाहें तो क्या लगता है सर, कितना प्रोडक्शन 2030 तक हम उम्मीद कर सकते हैं? आप सब जानते हो, एक कोल माइन अगर नया ऑपरेशनलाइजेशन करना है तो 7-8 वर्ष लगता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, एक तरफ कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, जो ऑलरेडी अलॉटेड कैप्टिव ब्लॉक्स है उसमें भी कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ा रिलैक्सेशन करना है, और कमर्शियल कोल माइनिंग शुरू करना है। ये 3 लक्ष्य लेके हमने काम शुरू किया है। और जहाँ तक इफ आई कैन कोट द फिगर, दिस टाइम टोटल कोल प्रोडक्शन इज 893 मिलियन टन कोल, रिकॉर्ड कोल प्रोडक्शन है। और इससे पहले 2013-14 में इट वाज 500 and odd, and coal offtake is more than that, and this time the total coal production will be 1000 million ton, more than 1000, little more than 1000 million ton, that is 1 billion ton.
So by 2030, we want to do around 1.5 billion. By that, as far as coal is concerned, thermal coal is concerned, because metallurgical coal, that is coking coal, we have a limited resources. That we want to stop the import. And if possible, if there is a demand in the world, already there is a demand from Bangladesh and Nepal, Bhutan, like small countries. If there is any demand from the world, we will be in a position to export by 26, 27. By 25, 26, we will totally stop the import. यही मेरा एक सवाल था कि देश कब आत्मनिर्भर बन जाएगा थर्मल कॉल के लिए, जो आप कह रहे हैं कि 2025 तक हम पूरा कर लेंगे इस लक्ष्य को। लेकिन सर एक जो कंसर्न रहता है, जो पिछले साल था, इस साल ऑलमोस्ट अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मॉनसून के डिले की वजह से एक कंसर्न सबके मन में बना हुआ है कि जो नॉन पावर सेक्टर्स हैं उनके हम कोल को दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मॉनसून डिले है। बाकी आपकी तैयारियां अभी तक तो ज़मीनी स्तर पे ठीक लग रही हैं। हमने इस बार जहाँ तक सवाल है, मैं अभी आपको बताऊं तो द टोटल वी आर गिविंग मोर देन आवर कोल स्टॉक इन थर्मल power is around 34-35 million ton. It is almost 15 days stock now, and pitted in the Coal India at about 65-66 million ton. As far as NRS is concerned, this time there is no restriction. Whatever demand is coming from the NRS, we are providing. And last year, whatever we had supplied, that is in April, May, more than quite few times we have supplied, and there is no restriction as far as the NRS is concerned now. I think in these two months, I think we have supplied around 39 million tons of coal to the NRS also, and that will be continued. NRS this time, no need to worry. One thing last time, why it so happened? Last time it happened because post-COVID, it was the India only where the economy was booming because of the policy of Prime Minister Shri Narendra Modi. Because of that, it was booming, and it was never thought or imagined that it will boom in such a way. Last year, all of a sudden, surge in the demand of the power was almost 14%. So by that, there was some shortage. That is not also shortage because of some logistic problem. Also, there were some issues. This time, we have planned in such a way, and last time also our production was record production. But there were some restriction on that. But this time, for both NRS and thermal power, there is no restriction. We can supply as much as they want. Even I am assuring the country, in this 9 years of Modi's government, there will not be any short of coal. Even in monsoon, everybody can be rest assured. ओके, ये तो बहुत अच्छा कमेंट आपकी तरफ से है सर। एक सरप्राइज फैक्टर आपने और दिया है सर, वो है फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट का जो आपने प्राइस इंक्रीज़ किया। लेकिन सर इसमें एक सरप्राइज़ ये था कि सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2024 से पहले सरकार नहीं करेगी, सरकार को इन्फ्लेशन का डर है। तो सर आप नहीं लग रहा कि इस FSA के बाद कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को पे दबाव आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये डिसीजन है कोल इंडिया बोर्ड का है। आई इंडिपेंडेंटली टेकन ए डिसीजन। ओनली हायर ग्रेड ऑफ द कोल फ्रॉम G2 to G10 they have increased. That is to total increase is around 8%. Means all put together, if you consider, the hike is around 3.37%. And you know what is the imported coal price, you all know that. And even when in the entire world there was so much of hike, we did not increase the price. The Coal India would
or the domestic coal producers and Coal India would have planned this is the time let us learn करके सोच सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया है। अभी हमने नॉन एग्जीक्यूटिव हमारा एम्प्लॉयज़ को, कोल वॉरियर्स को 19% हाइक दिया है। कोल इंडिया शुड ऑल्सो सर्वाइव, सो कीपिंग दैट इन माइंड only for the higher grade we have done. By that, total overall effective impact will be, if it is considered for the even there will be some impact on thermal also, or overall it is 3.37 paisa per unit. So according to me, it is not exorbitant or it is negligible, but still it is the decision of the Coal India board, and they have taken, at their best wisdom, they have taken a decision. एसएल ग्रुप के 97 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर ग्रुप के भविष्य और उसकी योजनाओं पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने खास बातचीत की एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा से। किसी भी कंपनी या ग्रुप की ख्वाहिश ये होती है कि जीरो से शुरुआत करके आप देश की दिग्गज कंपनियों में, निफ्टी की कंपनियों में पहुंचे। आप इस बात के लिए जाने जाएं, माने जाएं कि न सिर्फ एक नए बिजनेस को विजन दें, बल्कि दुनिया भर में उस बिजनेस को लेकर आपको लीडर समझा जाए। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे ग्रुप की जो 97 साल पुराना है, एसएल ग्रुप। एसएल ग्रुप ने अपने 97 साल के कॉर्पोरेट इतिहास में कई ऊंचाइयाँ छुई, लेकिन आज इस ग्रुप की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को लेकर, क्रेडिबिलिटी को लेकर, उनके डेट पेमेंट को लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। और कई बार जब मैं शो करता हूँ, कई मैनेजमेंट से मुलाकात करता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं आप सारी कंपनियों को बुलाते हैं, बात करते हैं, लेकिन अपने ग्रुप की कंपनियों के बारे में बात नहीं करते हैं, उनका इंटरव्यू नहीं करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को आमंत्रित किया जाए, और उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद थोड़े मुश्किल आपको लगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि आपके शेयर होल्डर्स, आपके लेंडर्स इन सारे सवालों के बारे में जानना चाहते हैं। और शुरुआत में उसी बात से करता हूं जो टॉक ऑफ द टाउन है, चर्चा में है, डेट रिपेमेंट। इसको लेकर सब लोग जानना चाहते हैं कि एसएल ग्रुप की डेट सिचुएशन इस वक्त क्या है और डेट रिपेमेंट के मामले में आप कहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपने भी हिम्मत करके मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए भी धन्यवाद। मैंने बड़ा ओपनली इस विषय में चर्चा जब भी मेरे से पूछा गया है की है जी बिजनेस से नहीं हो पाई, क्योंकि ग्रुप कंपनी होने के नाते, परंतु मैंने शायद पिछले वर्ष एक ओपन चिट्ठी लिखी थी जिसमें मैंने कहा था कि कुछ 8.8% कुछ बाकी रह गया है जी। वो अभी उससे भी कम हुआ है, उसके बाद कुछ पेमेंट की गई हैं, कुछ लोगों का जो डेट था वो चुकाया गया है। तो मेरा भरसक प्रयास पहले दिन से था। 25 जनवरी 2019 को जिस दिन हमारे ऊपर बादल ये मंडराए कठिनाई के जी, उस दिन भी मैंने कहा था, और वो ही मेंटेन मैंने पिछले 4 वर्षों में किया है, और बहुत कुछ कर लिया गया है। कोई ऐसा कोई कठिन चीज़ नहीं रही है जिसको हम 100% की उसमें मार्क पर जल्दी पहुंचेंगे जी। तो कब तक आप उम्मीद करते हैं कि लाइफ बैक टू नॉर्मल, एकदम सब कुछ ठीक, जीरो, अब कोई किसी का देना बाकी नहीं है, चलिए अब नई शुरुआत करते हैं? नहीं, ये बात तो शुरुआत तो हर दिन नया शुरुआत होता है जी। हर दिन एक नई सुबह होती है, और मैं तो प्रेजेंट में जीने वाला व्यक्ति हूँ जो इस समय इस पल में जीता है। तो जो ये आज की सच्चाई है वो है, और इसको मेरा प्रयास तो था कि 31 मार्च 2023 तक सब कुछ निपट जाए, लेकिन नहीं निपट पाया कुछ कारणों से। कुछ चीज़ें, कुछ एसेट जो बिकने थे वो बिके नहीं हैं, या कुछ बिके हैं तो वो प्रोसेस में है। तो जैसे ही वो रिकवरी होगी तो वो बाकी चीज़ करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना करने का प्रयास है।
तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 इस हैशटैग पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार।